नमस्कार। 24 के चैंपियन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिहिर रंजन। 24 के चैंपियन में आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी है। दिल्ली के बॉस यानी एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। जैसा कि आपको पता है कि केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं, लिहाजा उनके लिए ये दोहरी मुसीबत हो गई है। एनआईए की जांच आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर ऐसा क्या किया कि उनके खिलाफ इस तरह के जांच की सिफारिश की गई है। इस पर पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे 24 के चैंपियन में। इसके अलावा हम बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला साहब की। अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, लिहाजा भारत को डर के रहना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो अध्यक्ष भी रहे। देश में चुनाव चरम पर है, ऐसे में इनका पाकिस्तान प्रेम बहुत कुछ कहता है। दरअसल कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये प्रेम अचानक क्यों जागा है। इसके बारे में भी इस बुलेटिन में हम बात करेंगे और फिर बताएंगे कि कांग्रेस के एक पूर्व नेता जो करीब 32 साल तक कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस के हाईकमान से उनके करीबी रिश्ते रहे, लेकिन आज उन्होंने राहुल गांधी के सीक्रेट मीटिंग और उसके प्लान का खुलासा कर दिया। क्या है वो प्लान, वो भी हम आपको बताएंगे। और इन खबरों के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे चुनाव के पहले कांग्रेस के नेता और झारखंड सरकार में एक मंत्री के पीएस के नौकर और उनके करीबियों के पास से इतने कैश बरामद हुए हैं कि मशीन नोट गिनते गिनते गर्म हो गई। आज इस खबर के बारे में हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। उधर प्रियंका गांधी के बारे में खबर यह है कि रायबरेली और अमेठी दोनों को लेकर उन्होंने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान की एक एक जानकारी, डिटेल हम आपके साथ अब से थोड़ी देर बाद साझा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल पर अब एक नई मुसीबत आ गई है, क्योंकि उपराज्यपाल यानी एलजी वीके सक्सेना ने खालिस्तानी फंडिंग के मामले में उनके खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। केजरीवाल इस वक्त शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। एलजी को शिकायत मिली थी कि आम आदमी पार्टी को देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई की सुविधा देने और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी ग्रुप से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले थे। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार एलजी को वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव हैं आशु मोंगिया ने शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने खालिस्तानी आतंकी समूह से 1.6 करोड़ डॉलर यानी 133 करोड़ रुपए लिए थे ताकि देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई कराई जा सके। इस शिकायत के आधार पर एलजी ने यह सिफारिश की है कि केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच हो। एलजी ने कहा है कि शिकायतकर्ता के जरिए दिए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच सहित इस मामले में दूसरी जांच की भी आवश्यकता है। एक और जानकारी जो सामने आ रही है वो भी हम आपको बता दें कि 2014 में न्यूयॉर्क में गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि केजरीवाल और खालिस्तानी सिख संगठन के लोग मौजूद थे, जिसमें भुल्लर की रिहाई की बात हुई थी। आपको बता दें कि ये भुल्लर जो है इस वक्त अमृतसर के सेंट्रल जेल में बंद है। भुल्लर 1993 में दिल्ली के यूथ कांग्रेस हेडक्वार्टर पर बम ब्लास्ट का दोषी है। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 लोग घायल हुए थे। ये विस्फोट तत्कालीन युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनजिंदर सिंह बिट्टा को निशाना बनाकर किया गया था। वही मामला अब जाकर खुला है, जिसमें एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश की है। तो ये पुराना मामला है देवेंद्र पाल भुल्लर को लेकर। केजरीवाल साहब भुल्लर के को लेकर हमदर्द दिखे हैं। इससे पहले भी 2014 में भी एक बार उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने सजा माफ़ी की भी शायद के लिए रिक्वेस्ट किया था राष्ट्रपति से, लेकिन हो नहीं पाया था। भुल्लर इस वक्त जेल में है और जो एनआईए का मामला है वो अपने आप में केजरीवाल जी को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि एनआईए आतंकी गतिविधि और उससे जुड़ी हुई चीज़ों की जाँच करता है, बात करता है। तो ऐसे में ये मामला उनके लिए दोहरी मुसीबत, क्योंकि तिहाड़ में एक मामला ईडी और बाकी चीज़ों शराब घोटाले का चल रहा है और उसके बाद ये दूसरा मामला है जो उनके लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए काफ़ी है। अब ये अलग बात है कि इस पर राजनीति हो रही है और सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि जो एलजी साहब हैं वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ एलजी साहब हैं और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ केजरीवाल जी। बढ़ते हैं आगे। केजरीवाल की खबर आपने पिछले काफ़ी देर से हमारे चैनल पर देखी है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरी खबर की तरफ। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान की हिमायत की बात अगर कोई करेगा तो देश में गुस्सा होना लाजमी है। आज फारूक अब्दुल्ला को लेकर कुछ ऐसा ही हो रहा है। बयान राजनाथ सिंह का था, लेकिन उसका जवाब देते देते अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान की ताकत का एहसास हिंदुस्तान को कराने लगे। और ये बात कहां से हिंदुस्तानियों को आसानी से हजम होने वाली थी। हमारी रिपोर्ट देखिए क्या है मामला। वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। ये शब्द हैं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के। ये बयान उस राजनेता का है जिसे 3 बार जम्मू कश्मीर की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। ये पाकिस्तान परस्ती है उस नेता की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का अध्यक्ष है। अब जरा इनका पूरा बयान सुन लीजिए। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, इसलिए हिंदुस्तान के लोगों को डर के रहना चाहिए। सोचिए कैसी सोच है फारूक अब्दुल्ला की और कितना प्यार है इन्हें पाकिस्तान से। फारूक अब्दुल्ला का बयान उस समय आता है जब देश में लोकसभा चुनाव चरम पर है। इनके बयान की टाइमिंग पर गौर किया जाना चाहिए। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम या यूं कहें पाकिस्तान का कांग्रेस को जीतने की मुहिम का पटाक्षेप कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी गठबंधन के इस नेता ने अपना पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर कर दिया। फारूक अब्दुल्ला का बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर आया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद स्वयं भारत का हिस्सा बनना चाहेंगे। जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है। प्रधानमंत्री लगातार हर चुनावी रैली में पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल रहे हैं। उसकी मौजूदा स्थिति क्या है ये बता रहे हैं। ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। बीजेपी ने फारूक के बयान पर पलटवार किया है। फारूक साहब, भारत की सरकार जब भी मौका मिला है ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर इस बार परमाणु की धमकी, आप तो लग रहा है कि पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हो गए हैं। अगर उसने धमकी दी तो ज्योग्राफी में उसका नाम ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्यों भारत केवल हल्ला नहीं करता कि हमारे पास परमाणु है, एक्शन लेता। फारूक अब्दुल्ला ने इतना बड़ा विवादास्पद बयान दिया, लेकिन ईडी गठबंधन इस पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर चुनाव जीतने और देश का मनोबल गिराने के लिए नेता क्या इस स्तर तक जा सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। चुनाव चरम पर है और ऐसे में किसी भी नेता का दिया गया बयान किसी भी वक्त चुनाव की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है।
कांग्रेस के एक पूर्व नेता ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस के पूर्व नेता है प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के मन में राम मंदिर को लेकर प्लान भी तैयार है और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो इस प्लान को तुरंत लागू कर देंगे। देखिए ये क्या है प्लान हमारी रिपोर्ट में। कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। आप जिस नेता का बयान सुन रहे हैं वो कभी कांग्रेस के कोर ग्रुप के अहम नेता हुआ करते थे। वह 30 साल तक इनका कांग्रेस से नाता रहा। अब जो ये खुलासा कर रहे हैं वो बेहद गंभीर है। प्रमोद कृष्णम कभी कांग्रेस हाईकमान के बेहद करीबी माने जाते थे, इसलिए इनका बयान भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा इनका पूरा बयान सुनिए। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। प्रमोद कृष्णम ने यह भी बताया कि जैसे शाहबानो केस में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी ये फैसला पलट देंगे और इसके लिए उन्होंने प्लान तैयार कर लिया है। ये दावा है प्रमोद कृष्णम का। उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है। प्रमोद कृष्णम ने यह दावा किया है कि इस बार का लोकसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, बल्कि एक धर्म युद्ध है। साधारण चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। और जो राम का नहीं है वो राष्ट्र का नहीं हो सकता है, और जो राष्ट्र का नहीं है वो राम का नहीं हो सकता है, और जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। आपको बता दें कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही थी तो उस वक्त प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता थे और कांग्रेस पार्टी इनके वहां जाने से बेहद नाराज हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस आयोजन में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद पार्टी ने प्रमोद कृष्णम को निष्कासित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। इस वक्त इंडिया डेली पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, अभी जो प्रमोद कृष्णम जी कह रहे थे वो आपने सुना क्या? बिल्कुल मिहिर जी, बिल्कुल सुना। तो क्या मतलब राम से इतनी ज्यादा नफरत है या ये कुछ कहानी बना रहे हैं? सबसे पहले मन में यही प्रश्न आता है मिहिर जी कि जब आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के सामने में राहुल गांधी ऐसा कह रहे थे तो उस समय उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई है? इतना अगर एग्रेशन है इस सोच के प्रति और इतना विपरीत विचार है आपकी सोच के प्रति, निश्चित रूप से है जैसा कह रहे हैं, तो उनको तो उसी समय कांग्रेस पार्टी को लात मार देनी चाहिए थी, राहुल गांधी पर प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए थी। इसी बात से पता लगता है कि ये मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में नए नए गए हैं। हम लोग जानते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि सुविधा के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, उसी हिसाब से। और क्या प्रमाण हो सकता है मिहिर जी? जब एक फैसला आया और किसी समय में राहुल गांधी ने ऐसा कहा और आप इतने दिनों तक बैठे रहे, सुनते रहे आप। मतलब आज जिस बात को विरोध जता रहे तब क्यों नहीं विरोध जताया?
ये तो झूठी कहानियां बनाना हुआ चुनाव के समय में, और क्या हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस के साथ भी तो है कि इससे पहले भी हमने देखा था कि शाहबानो मामले में फैसला पलट दिया गया था। कुछ इस तरह के मन में वाकई चल रहा है क्या? यहाँ पर नहीं, एक बात समझिए मीर जी, टेक्निकली बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई बदल नहीं सकता है जी। हिंदुस्तान के संविधान में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि कोई फैसला बदल दे जी। जो शाहबानो का मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। अब हमारी विधायिका ने एक नया डिसीजन पैरेलली लिया जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुपरसीड करता है, बदलता नहीं है। कोई नहीं बदल सकता किसी फैसले को। जी प्रेम जी, दूसरी खबर में ये जानना चाह रहा था कि अभी आपने देखा, आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह की बात नहीं है और ये सियासी सहूलियत के हिसाब से दिया हुआ एक बयान है, नहीं तो इनको उसी टाइम पर रिएक्ट करना चाहिए था जिस टाइम पर वो वहाँ पर बैठे हुए थे और ये बात हो रही थी, और तभी सामने लाना चाहिए थे। कुछ एक आपकी इस बात पे बहुत सारे लोग सहमत भी होंगे, यहाँ जब विरोध करना था तो उसी वक्त विरोध करते, छोड़ भी देते। अब दूसरी बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, केजरीवाल की खबर आ रही थी, ये भी अहम इम्पॉर्टेंट मतलब डेवलपमेंट है और इस पर आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। अब केजरीवाल साहब के खिलाफ एनआईए की जाँच हो रही है। एनआईए मतलब आप समझते होंगे कि एनआईए मतलब आतंकी संगठन से सांठगांठ, कुछ उसी तरह का मामला है। कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री? देखिए, एनआईए की जांच एक गंभीर मसला है और यूएपीए भी लगेगा इसमें और जमानत मिलना भी मुश्किल होगा। और एनआईए से, अगर एनआईए ने गंभीरता से लिया और अरविंद केजरीवाल जी को ट्रैप कर लिया तो निश्चित रूप से बाकी समय उनके जेल में कटने वाले हैं। पर यहाँ इस एक प्रश्न है कि अदालत कल उनको रिहा करने वाली है, जैसा कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो आप प्रेम कुमारी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है कल केजरीवाल जी रिहा हो जाएंगे? जी हाँ, मैं तो प्रीसीडिंग बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम रिहा करेंगे, हम छोड़ेंगे, जमानत देंगे। तो ईडी ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जब कभी भी ईडी दिक्कत नहीं है बोलती है तो रिहा हो जाते हैं। जैसे संजय सिंह रिहा हुए, कल देखिएगा रिहा हो जाएंगे वो। लेकिन उसके बाद उनको कैसे ग्रिल किया जाए, इसके लिए अगर ये प्रयोजन है, क्योंकि ये घटना तुरंत तो घटी नहीं है, आजकल की घटना नहीं है कि किसी से पैसे लिए गए हैं और आतंकियों ने दिए, पहले घटी घटना है और किसी की कहीं सुनी आधार पर है, भारतीय एजेंसियों ने जांच नहीं की है। तो इस हिसाब से आप पहले जेल में डालेंगे तब जांच करेंगे या जांच कर लेंगे तब जेल में डालेंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी प्रेम कुमार जी, हम आपके साथ बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ। झारखंड से आज बहुत बड़ी खबर आई। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलम जहांगीर के पीएस के नौकर के घर से इतने रुपए बरामद हुए कि मशीन इन नोटों को गिनते गिनते गर्म हो जा रही थी। कितने पैसे मिले और इन पैसों का चुनाव से क्या संबंध है, क्या इससे वोटरों को प्रभावित किया जा सकता था, क्या इन पैसों का इरादा, इन पैसों का जो मकसद था वो वोट हासिल करना था, हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर हम बात करेंगे। मोदी जब इनकी काली कमाई पकड़ लेता है तो ये मोदी को गालियां पर गालियां देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बार बार कहते आए हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसका मतलब ये है कि न भ्रष्टाचार करूंगा न भ्रष्टाचार करने दूंगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आज झारखंड में देखने को मिला। चुनाव में पैसों का खेल कैसे होता है, इस खेल पर नकेल कैसे कसा जाता है, ये झारखंड के इन नोटों के पहाड़ से मालूम पड़ता है। अभी तो ईडी ने ही सिर्फ 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। अगर पूरा मिलाकर देखेंगे तो कई लाख करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। किसी गरीब का हक नहीं मारा जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जितने भी ऐसे धन कुबेर पकड़े गए हैं वो कांग्रेस हाईकमान के करीबी होते हैं। जिनके पास से भी नोटों के ये पहाड़ मिलते हैं
वो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के करीबी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसे पकड़े जा रहे हैं वो कहीं सप्लाई होने के लिए रखे थे? झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से इतने कैश बरामद हुए कि उन्हें गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी। ईडी ने सिलसिलेवार तरीके से झारखंड में 9 जगहों पर छापेमारी की। दावा किया जा रहा है कि कैश इतनी ज्यादा संख्या में है कि पैसे गिनते गिनते मशीन गर्म हो जा रही है। इन तस्वीरों को जरा देखिए। 11 मई 2022 को ईडी ने झारखंड के कद्दावर आईएएस अफसर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की। इनके सीए के घर से 19 करोड़ से ज्यादा कैश बरामदगी हुई। तो दिसंबर 2023 में कांग्रेस के तत्कालीन राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 350 करोड़ जब्त किए गए। और अब झारखंड के दिग्गज नेता और चंपई सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर और उनके करीबियों के घर से कैश का पहाड़ बरामद हुआ है। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी 2 मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। इस घटना के बाद बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम पर हमलावर हो गई है। देखिए, ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। चुनाव के चरम पर ऐसी घटनाओं का असर मतदान पर भी जरूर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।